रत्ना बोरा जी हमारे साथ हैं। ये कहा जाता है कि गुजरात की लॉबी इस समय देश में प्रबल तरीके से बिल्कुल सारे अधिकारों को इन्होंने छीन लिया है सबके, और उसी का बाइफर्केशन दिखाई पड़ रहा है, इनकी असफलता दिखाई पड़ रही है। रोजगारों ये बेरोजगारी इस स्तर की आ गई है कि अब लोग जान की बाजी लगा करके प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी रत्ना बोरा जी। रत्ना बोरा जी अनम्यूट कीजिए। जी जी आनंद जी, सबसे पहले तो मैं इसको सरकार की निष्फलता कहूंगी, और ये निष्फलता दो भागों में कहूंगी। सरकार की जो निष्फलता है, सबसे पहले कि ये सरकार मतलब ये जो सुरक्षा कवच में एक बहुत बड़ा सेंध है, सबसे बड़ी निष्फलता ये हुई। और दूसरी निष्फलता मैं ये कहूंगी कि सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से युवाओं के बीच में असंतोष व्याप्त हुआ है, उस असंतोष को व्यक्त करने के लिए ये बच्चों ने ये कदम उठाया। तो सरकार दो तरह से इसमें घिरी हुई है और सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी ही पड़ेगी। आज एक तरफ सरकार कहती है कि भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ऑल इज वेल, जबकि यहाँ पे बच्चों ने जो काम किया उससे दिखाई दे रहा है कि नथिंग इज वेल, नथिंग इज ऑल राइट। बच्चों में जितना गुस्सा था, जितना असंतोष था, वो मैं एक समझती हूँ कि सिर्फ 4 बच्चे नहीं परंतु पूरे देश के बेरोजगार बच्चों की आवाज उठाई है इन लोगों ने। और ये चारों बच्चे पढ़े लिखे थे, अच्छे घर के व्यक्ति थे, सामान्य मध्यम परिवार के बच्चे थे, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, नौकरी चाहते थे। मोदी सरकार ने 2014 में कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और आज होते होते 18 करोड़ नौकरियां हो जाती। तो इनकेस अगर मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा किया होता तो हो सकता है कि इन्हीं बच्चों में से नीलम को भी नौकरी मिल गई होती, मनोरंजन को भी नौकरी मिल गई होती, बाकी 2 साथियों को भी नौकरी मिल गई होती, तो ऐसा आक्रोश नहीं होता और पूरे देश के तमाम बच्चों को नौकरियां मिल गई होती, या तो नौकरी मिलने की एक आशा बंधी होती अगर कुछ बच्चों को इसमें से नौकरियां मिली होती। तो मैं समझती हूँ ये सरकार की 2 तरफा निष्फलताएं हैं, जिनको ना तो नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही झुठलाया जा सकता है। और इस मुद्दे पे नई संसद की इमारत के अंदर ये घटना घटी है। मैं आपको इस घटना के साथ 1993 में 93 साल पहले जो शहीद भगत सिंह की घटना थी उसकी याद दिला दूं कि शहीद भगत सिंह भी नहीं चाहते थे किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाना जानहानि का, परंतु तब ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों में गूंज देने के लिए भगत सिंह ने वो लिया कि असेंबली हॉल में बम फोड़ा। तो आज इसी तरीके से ये जो सरकार है, बहरी मूंगी सरकार, उस सरकार के कान खोलने के लिए बच्चों ने ये कदम उठाया है और बच्चों के ऊपर यूएपीए की सेक्शंस के एक्ट के तहत सेक्शंस लगा दी गई है और ये बहुत ही खतरनाक एक एक्ट है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ बीइंग एडवोकेट कि यूएपीए मतलब आतंकवाद फैलाने की हरकत करने वालों के ऊपर ये यूएपीए लगती है, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ आखिर इस तरह का कदम उठाने के लिए इन लोग किसने मजबूर किया? ये सरकार इसकी जवाबदार है, सरकार को इसकी जवाबदारी लेनी ही पड़ेगी। सरकार जिस तरीके से अभी चल रही है, सिर्फ बातें और जुमलेबाजी से सरकार नहीं चला करती है। और यहाँ पर एक दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि अगर खुदा ना खास्ता ये बच्चे मुस्लिम समाज के होते तो क्या होता? जितना भी गोदी मीडिया है लग पड़ता कि आज ये मुस्लिम समाज के लोगों ने आज ये आतंकवाद फैलाया, ये मुस्लिम समाज ने किया, और गोदी मीडिया इसी को ही एक अपना आने वाले इलेक्शन 2024 का मुद्दा बना देते। परंतु चारों के चारों बच्चे सामान्य परिवार के, हिंदू परिवार के बच्चे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं। जो नीलम पकड़ी गई है, जो नीलम का तो आपने देखा होगा, तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर को न्याय दो, ये भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय संविधान, जय भीम, ऐसे नारे दिए नीलम ने। मतलब पढ़ी लिखी है वो, बीए, एमए, एमफिल तक उसने पढ़ा है, बीएड किया है, एमएड किया है, नेट क्लियर किया है और उसके बाद वो परीक्षाओं की तैयारी दे रही है, पर लगातार परीक्षाएं या तो रद्द हो जाती है
या परीक्षा निकलती नहीं है, या पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसी सब घटनाओं की वजह से आज का युवा वर्ग बहुत ही आक्रांतित है, बहुत आक्रोशित है। तो ये बच्चों ने तो आज के देश के युवा वर्ग की आवाज को उठाया है। और यहाँ पर जो भारत देश के अंदर कहा जाता है कि भी सुरक्षा के कवच बिल्कुल पुख्ता है, यहाँ पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। जिस तरीके से नया संसद बना तो उसमें कहा गया कि यहाँ पे थ्री लेयर की सिक्योरिटी है, और 3 लेयर सिक्योरिटी में चिड़िया पर नहीं मार सकती है। ऐसी सिचुएशन में जो इस तरह के ये लोग स्मोक कैनन या फिर स्मोक कैंडल लेके अंदर घुसे हैं, तो ये कहाँ, मतलब कैसे कह सकते हैं कि ये सब सुरक्षित है? आज देश के जो सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि देश की आम जनता कहाँ सुरक्षित है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से चीन ने लद्दाख और अरुणाचल की तरफ से घुसकर हमारे देश की सीमाओं पे कब्जा कर लिया है, और अंदर 20 से 25 किलोमीटर तक घुसे हुए हैं। उन्होंने अपने वहां पे टेंट्स बना दिए हैं। तब भी हमारे यहाँ की जो सरकार है वो ये कहती है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है जी, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। तो ये एक तरह से 2 एग्जाम्पल है। देश की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, और देश के युवा वर्ग की मानसिकता पर भी बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है कि आपकी बेरोजगारी की वजह से आज देश का युवा कितना हताश हो गया है कि आज उसने एक आत्मघाती एक फैसला लिया। एक तरीके से आज ये लोगों को जेल होगी, जेल में कब छूटेंगे कब नहीं छूटेंगे कोई नहीं जानता है। तो इन्होंने अपने आप में बहुत बड़ा आत्मघाती फैसला लेके अपने आप को इस मंजर पे लाके खड़ा कर दिया कि इनका जो होना हो, परंतु वो अपनी एक आवाज, बुलंद आवाज उन्होंने संसद तक पहुंचाई है, संसद के बहरे कानों तक पहुंचाई है, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई है, अमित शाह तक पहुंचाई है। और मैं समझती हूँ जिस तरह की ये सुरक्षा कवच को भेदा गया है उसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ पे महुआ मोइत्रा का निष्कासित कर दिया कि ये कह के कि आपने पासवर्ड लॉगिन किसी और को दिया था। तो ये भी उतना ही बड़ा सुरक्षा का सवाल है। जो मैसूर के सांसद हैं उनके पास से ये बच्चे अंदर एंटर हुए हैं, तो आखिर किस ब्याह पे उन्होंने ये पास एंटर किए, ये भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैसूर के सांसद को जो प्रताप सिन्हा है उनको भी निष्कासित किया जाना चाहिए इमीडिएटली। तो ये सब कई प्रश्न खड़े होते हैं आज। और मैं ये समझती हूँ कि कहा गया है, ऐसा एक न्यूज आ रही है कि वो अपने जूते के अंदर वो स्मोक कैंडल लेके आए थे, पर जिस तरह से पिक्चर देख रहे हैं वो स्मोक कैंडल 5 से 6 इंच की है। 5 से 6 इंच की स्मोक कैंडल, इतनी बड़ी स्मोक कैंडल कोई भी अपने जूते में नहीं छुपा सकता है। हो सकता है ये अंदर से ही पहले ये स्मोक कैंडल ला के रख दी गई हो और इन बच्चों के हाथ में दे दी गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा का सेंध लगा है और सुरक्षा कवच पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। तो मैं समझती हूँ कि अमित शाह को इमीडिएटली, क्योंकि वो इस बात के सभी काम के जिम्मेदार अगर कोई है तो अमित शाह है, क्योंकि वो भारत देश के गृह मंत्री है, और गृह मंत्री से होते हुए भारत देश की संसद पर इस तरह का हमला होना वो अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। और किसी भी हालत में अमित शाह को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जी आनंद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी, आप बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम भी नहीं जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनीलम साहब, एक तरफ तो वहां पर माने ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर तो जबकि उस आतंकी गतिविधि की वो बरसी मनाई जा रही है, और ऐसी हालत में तो सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट रहनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय जश्न मना रहे हैं अपना मध्य प्रदेश में और हर जगह मैं ये सत्ता का आनंद ले रहे हैं, और यहाँ ऐसी घटना हो जा रही है। तो इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी और आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर सुनीलम। मैंने जितना सुना है एडवोकेट रत्ना जी ने जो कहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। सबसे पहले कोई भी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, और उसके बाद में जो सिक्योरिटी के चीफ हैं पार्लियामेंट के अंदर उनकी होती है। क्योंकि ये पास का मामला है, वो बीजेपी के सांसद हैं, तो ये तीनों लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुख्य बात है। इनको जो है जिस तरीके से महुआ मोइत्रा वाला सवाल आया है, तो उससे बहुत बड़ा एक किस्म का अपराध है। लेकिन इस पूरी घटना को हम लोग केवल सिक्योरिटी के तौर पे नहीं देख सकते। ये मसला युवाओं का जो एक गुस्सा है और जो आक्रोश है,
वो किस लेवल के ऊपर पहुंच गया है, ये शासकों को समझना चाहिए। अगर भगत सिंह ने कहा था कि भाई मैं इसलिए बम पटक रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहरे कानों में मेरी आवाज सुनाई दे, तो उसी तरीके से इन्होंने जो एक प्रयोग किया है, हम कोई उसका समर्थन करने का सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक अहिंसात्मक ही प्रयोग है और उसके अंदर मतलब हम लोग केवल सिक्योरिटी के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी फोकस करने का काम करना चाहिए, और वो मुद्दा जो है वो सीधा सीधा बेरोजगारी के साथ जुड़ा हुआ है। इस समय जो देश के अंदर हालात हैं, चाहे वो मणिपुर के अंदर हालात हों या कश्मीर के अंदर जिस तरीके से 370 हटाया गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराने का काम किया है, पूरे देश के अंदर जो एक लोकतंत्र का खिलवाड़ जो किया जा रहा है, ये सब मुद्दे इस तरीके के हैं जिसके ऊपर ध्यान जो है जो शासक है उनको देना चाहिए। लेकिन लगता है कि वो केवल इसे रूटीन तरीके से केवल एक सिक्योरिटी कंसर्न मान के, सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। अगर हमारे सांसद सुरक्षित नहीं है, संसद सुरक्षित नहीं है, तो 142 करोड़ का देश कैसे सुरक्षित हो सकता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन आज अगर आवाज उठाई सांसदों ने तो उनको भी निकाल दिया गया। तो आप ये सोचिए ना, अगर सांसद अपनी बात कहना चाहता है तो 13 सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया। मतलब इस देश के अंदर हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन अब समाप्त हो चुका है। ये बात एकदम सामने है और इससे निपटने के क्या तरीके हैं, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की ये मुख्य तौर पर जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपोजिशन का सबसे बड़ा अलायंस है, कि वो इसके ऊपर रणनीति बनाए और ऐसी स्थिति ना आने दे कि युवाओं को इस तरीके की कार्रवाइयां करनी पड़े। पॉलिटिकल पार्टी को जो अपोजिशन में है उन्हीं की ये जिम्मेदारी है। जो संगठन है जो सत्य अहिंसा में विश्वास रखते हैं, जन संगठन, उनकी जिम्मेदारी है कि वो युवाओं की भावनाओं को शासन और सरकार के सामने रखने के लिए आंदोलनात्मक कार्रवाई करने का काम करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कड़े से कड़ा, एक बड़े से बड़ा प्रभावकारी आंदोलन की रूपरेखा बनाने का काम जन आंदोलनों के द्वारा और जो इंडिया गठबंधन है उसके द्वारा किया जाएगा, और संभव हो तो कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर किया जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ तिवारी जी।